नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा है यूपी इलेक्शन का धमाका। वो उत्तर प्रदेश जहां एक योगी को हराने के लिए सब के सब एक होते हुए नजर आ रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश जहां योगी को हराने के लिए असंभव भी संभव होता हुआ एक बार फिर से दिख रहा है। वो उत्तर प्रदेश जहां मंच से हर दिन अखिलेश और उनकी पार्टी को कोसने वाले असदुद्दीन ओवैसी अब अखिलेश यादव के हाथ मिलाने के लिए तैयार लग रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश जहां ओम प्रकाश राजभर 100 सीट से सीधे 10 सीट पर आ गए हैं। मतलब ना 90 ना 80, सीधे 10। कहां तो कल तक अपना सीएम बनाने जा रहे थे और अब 10 ही सीटों पर लड़ेंगे ऐसा कह रहे हैं। मतलब सोचिए, एक तरफ कौन है, योगी वर्सेस ऑल। और अब आप देखिए अखिलेश के साथ ये फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी अखिलेश के साथ आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, जयंत चौधरी, ये आरएलडी पार्टी है और ये है राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर पिछली बार बीजेपी के साथ लड़े थे, तब उनकी गिनती शुरू हुई थी। अब अखिलेश के साथ जाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी जो कल तक अखिलेश की पार्टी को एक परिवारवादी पार्टी, एक करप्शन वाली पार्टी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए दोष देती थी, आज अखिलेश से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। ओवैसी जी मुसलमान इनकी पार्टी का नाम है और यहाँ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी हैं और इनका कहना था कि हम सेक्युलर पॉलिटिक्स करते हैं। सेक्युलर पॉलिटिक्स और उस पार्टी के साथ हाथ मिलाना जहां मुसलमान नाम में ही हो। और ओवैसी जी तो कह रहे थे कि अखिलेश के साथ जाएंगे नहीं, सारे मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। आज अखिलेश यादव से बात हो रही है। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। अब आप पूछेंगे कि यूपी में भानुमति किसके लिए कह रही है आप, तो मुझे लगता है कि यहां भानुमति पूरा विपक्ष बना हुआ है। अब एक सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके मैं आपको समझाना चाहती हूं, लेकिन इससे पहले सुनिए कि ओवैसी जी कहां और कैसे जा रहे हैं, ये कौन कह रहा है। मैंने साफ साफ कहा कि देखिए 100 सीट कोई नहीं देगा, 10 सीट पर अगर चुनाव लड़ना है तो हम लोग बात करें। अखिलेश यादव राजी हैं इसके लिए? सब राजी है महाराज। ओम प्रकाश राजभर राजी है तो सब राजी है। राजभर जी क्या खेल खेल रहे हैं आप? किसको गुमराह कर रहे हैं आप और किससे बात चल रही है आपकी? अब आपको मैं बताना चाहती हूं कि ये भानुमति का कुंबा कैसा है। अखिलेश जी अकेले योगी को हराने का विश्वास लगता है अब इन्हें नहीं है, क्योंकि आज दोस्त ढूंढते फिर रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी विरोधी वोट बांटने नहीं देना चाहते, इसीलिए सबको इकट्ठा कर रहे हैं। मोदी, अमित शाह और योगी की जो ये तिकड़ी है, इस तिकड़ी को तोड़ने की क्या क्षमता नहीं है अखिलेश यादव के पास? क्या इसलिए भानुमति का कुंबा जुड़ रहा है? योगी को काम के नाम पर नहीं हरा सकते, तभी इतनी बड़ी सेना बना रहे हैं। ये तो अखिलेश की हुई बात। अब ओवैसी जी की क्या मजबूरियां हैं? सभा में भीड़ इनकी बहुत आ रही है, लेकिन वोट देगी कि नहीं शायद इन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए शायद पार्टनर ढूंढने निकल पड़े और अखिलेश से अच्छा पार्टनर शायद ना मिले। मुस्लिम वोट अखिलेश से टूट जाएंगे ये कंफर्म नहीं है, तो फिर अगर मुस्लिम वोट अखिलेश को देंगे तो ओवैसी जी का क्या होगा? और अभी हाल ही में बंगाल में बड़ा धूम धड़ाका किया था, वोट मिले नहीं, चाहते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश में लाज बच जाए। अब राजभर ने साथ छोड़ा, दूसरे बड़े दल की तलाश में है, तो उनके लिए भी ढूंढ रहे हैं कि साथ राजभर आप इनके साथ थे, पहले निकल गए, वो अखिलेश के पास जा रहे हैं, तो बड़े मियां को भी ले जाना चाहते हैं। ऐसा
लोग कह रहे हैं सीट नहीं जीतने पर इमेज खराब होने का डर है, क्योंकि सीट तो बंगाल में भी नहीं जीते थे। अगर दूसरी बार पूरे चारों खाने चित हो गए तो शायद इमेज की प्रॉब्लम हो जाए। अब राजभर जी की क्या मजबूरियां हैं? 100 सीट तो चिल्लाए, लेकिन हकीकत उन्हें कम से कम अपने दिल में तो खुद पता है कि 100 सीट के लिए ना बंदे हैं, ना इतना पैसा और ना इतनी पॉलिटिक्स। और 16 से 17 सीटों पर प्रभाव है, लेकिन यहां भी अकेले नहीं जीत सकते। 2017 में और 19 में बीजेपी के साथ गए थे। अब शायद बीजेपी से नाता टूट गया तो नई पार्टी का तलाश है। अब मुस्लिम और दलित की आस है इनको, पर ऐसा होगा या नहीं इसकी गारंटी कोई नहीं है। और इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी वोटर्स में बीजेपी की बड़ी घुसपैठ करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को वहां से निकाल पाएंगे इसका भी भरोसा नहीं है। तो अखिलेश की बैसाखी शायद अच्छी लगेगी। अखिलेश के साथ कुछ सीट जीतने का भरोसा है तो 10 सीट पर ही मान गए। कल तक कह रहे थे हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, 100 सीटों पर लड़ेंगे। आज 10 सीट ओके हो गई है अखिलेश के साथ। क्या अस्तित्व है राजनीति का और क्या अस्तित्व है इनके उत्तर प्रदेश की जनता का, ये पता ही नहीं चल रहा। मुस्लिम वोट जो इनके लिए ओवैसी को साथ लाने की छटपटाहट थी, वो शायद बेहतर होगी अगर अखिलेश के साथ रहें। और आम आदमी पार्टी के तो क्या ही कहने। संजय सिंह जी गए थे मुलायम सिंह जी के जन्मदिन पर, पैर भी छुए थे, आज फिर अखिलेश यादव से मिले हैं। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं। पहले खाता खोलना है, फिर आगे की बात। इस पर काम चल रहा है, क्योंकि पंजाब में तो अपनी सरकार बनाने का इनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ही साफ ना हो जाए, इसलिए अखिलेश से हाथ मिलाना चाहते हैं। पिछले चुनाव में प्रदर्शन बहुत निराशाजनक था, इस बार सोचा कि चलिए किसी से हाथ मिला लें, कम से कम कुछ कहने को तो बचेगा। और मजबूत संगठन है नहीं उत्तर प्रदेश में, सीमित इलाकों में ही पहुंच है, इसलिए भी साथ जरूरी है किसी बड़ी पार्टी का। और बीजेपी के साथ अगर ना जाना हो तो फिर बचती बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, इसलिए शायद दरवाजा खटखटा रहे हैं। पंजाब में अकेले यूपी में बैसाखी चाहिए, और कांग्रेस से पंजाब में लड़ रहे हैं तो कांग्रेस के साथ यहां तो जुड़ नहीं सकते, इसलिए अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं। ये है आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कांग्रेस के साथ जाने पर पंजाब में सवाल उठेंगे, इसलिए अखिलेश ही ठीक है इनके लिए। बीजेपी के साथ तो ये जा ही नहीं सकते, तो फिर करना पड़ेगा अपना तसल्ली अखिलेश यादव के साथ जाके। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि क्यों कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का ना दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन। प्यार और जंग में जैसे सब कुछ जायज होता है, राजनीति में भी यही होता है। लेकिन कहावत तो ये भी है ना कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, इसलिए सवाल भी पूछती है। और आज सवाल पब्लिक का शो में पब्लिक का सवाल यही है। सवाल नंबर 1, क्या अखिलेश यादव को भरोसा नहीं कि वे योगी को अकेले हरा पाएंगे? सवाल नंबर 2, क्या यूपी में सचमुच योगी के खिलाफ ओवैसी आम आदमी पार्टी एक मंच पर आने को तैयार हैं? और सवाल नंबर 3, क्या योगी वर्सेस ऑल का फायदा योगी आदित्यनाथ को हो सकता है? क्योंकि मोदी ने ये कई बार करके दिखाया है। कहीं लोगों के बीच ये संदेश ना चला जाए कि सब योगी के पीछे पड़े हुए हैं, उसे हराने के लिए सिद्धांत, व्यवहार सब कुछ भूलकर। तो क्या ये योगी के फायदे में रहेगा? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और सबसे पहले मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी और आम आदमी पार्टी के सांसद
संजय सिंह। आइए सवाल पूछते हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी से, कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान साहब और एआईएमआईएम के नेता आदिल हसन। लेकिन आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सुधांशु त्रिवेदी और संजय सिंह। उत्तर प्रदेश के नए बनते हुए फॉर्मूला पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संजय सिंह जी, मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द राज्यसभा हैं, उत्तर प्रदेश की सरजमीं की बहुत खूबी पहचान है इन्हें। और संजय सिंह जी, पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर 2019 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नहीं हरा पाई, और 2017 में यूपी के लड़के थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये भी बीजेपी को नहीं हरा पाए। तो क्या आपको लगता है इस बार छोटी छोटी पार्टियां, ओवैसी जी की पार्टी, राजभर की पार्टी, आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती दे पाएंगी? देखिए, पहली बात तो ये नाविका जी की भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश का चुनाव गठबंधन के साथ लड़ती रही है, और पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि अपना दल और राजभर जी की पार्टी और निषाद पार्टी, इन सारी पार्टियों से इनका गठबंधन रहा है। और ऐसे ही बिहार के चुनाव में भी गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। दूसरे राज्यों में यहाँ तक कि एआईएडीएमके के साथ तमिलनाडु में चुनाव लड़े, बहुत छोटे पार्टनर बन के 8 सीटें वहां पे इनको मिली। तो ऐसा नहीं है कि गठबंधन की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी नहीं रही या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ती है। रहा सवाल उत्तर प्रदेश के दिन जिन 2 चुनावों की बात आपने कही, उस वक्त एक उम्मीद के साथ, एक भरोसे के साथ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जिताया। अगर आप 17 की बात करें तो क्या मुद्दा था? न भ्रष्टाचार, न गुंडाराज। पिछले 5 सालों में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा जाता है, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा जाता है, 12000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55000 में खरीदा जाता है, 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा जाता है। जल जीवन मिशन में घोटाला और भ्रष्टाचार होता है। यहां तक कि बच्चियों के लिए जो कस्तूरबा विद्यालय होता है, कोरोना के समय में उनके नाम पर खाने का 9 करोड़ रुपए निकाल लिया गया। और मनीष गुप्ता को, व्यापारी को, पुलिस वाले पीट के मार देते हैं। अरुण वाल्मीकि को पीट के मार देते हैं। फर्जी इनकाउंटर होता है प्रभात मिश्रा का। हाथरस कांड होता है जहां एक ऐसा लग रहा है आपका कॉमन मैनिफेस्टो बन ही गया। एक नहीं, अनेक मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने भोगा है। नौजवानों को रोजगार देने का वादा इन्होंने किया था, आज लाठियां और मुकदमे दे रहे हैं। किसानों को फसल का दाम देने का वादा किया था, आज आंसू गैस के गोले और काले कानून दे रहे हैं। तो इसलिए एक निराशा हुई है मतदाताओं में, जिस उम्मीद के साथ लोगों ने इनको चुना था और जिताया था। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इनके खिलाफ वोट करेगी और इनको हराने का काम करेगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल त्रस्त है और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी एक नया सवेरा लाने वाले हैं, ऐसा संजय सिंह जी कह रहे हैं। क्या ये चुनौती है बीजेपी के लिए? क्योंकि अगर सारी पार्टियां एक साथ आ गई, आप तो डिवाइडेड वोट पर डिपेंड कर रहे थे कि बीजेपी निकाल के ले जाएगी, अब ये वोट इकट्ठा हो गया तो बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की जनता की दृष्टि है, उसका विचार बहुत स्पष्ट है। ये मेरा थोड़ा इको भी कर रहा है, दिखवा लीजिएगा। देखिए, कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अलग अलग पार्टियां अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में है। समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, इसको अपनी खोई हुई जमीन दोबारा पानी है, बस इनका इतना टारगेट है। बहुजन समाज पार्टी जो एक समय में सत्ता में रह चुकी है, उसको अपने पैरों के नीचे से खिसकती हुई जमीन बचानी है। इसके बाद ओवैसी जैसे लोग हैं जिनको जहां तहां आग लगानी है। इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां हैं, या आरएलडी जो अपने अजीत सिंह जी की पार्टी, उनको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। यानी किसी को जमीन तलाशनी है, किसी को जमीन बचानी है, किसी को आग लगानी है, किसी को उपस्थिति दर्ज करानी है।
भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो चुनाव मैदान में इसलिए है कि उसे सरकार बनानी है। और जहां तक संजय जी ने जो बातें कही, उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत देखा। मैं सिर्फ एक ही फैक्ट रखना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 47,000 रुपए के आसपास थी, आज लगभग दुगनी 94,000 के आसपास में। आज हम भारत की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो उत्तर प्रदेश में सबसे संवेदनशील मानी जाती थी, लोग यहां इन्वेस्टमेंट करने में बहुत झिझकते थे, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 15 पायदान छलांग मारकर आज दूसरे नंबर के ऊपर आ गए। कारण क्या है? क्योंकि अब लोगों को विश्वास हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज टाइप चल रहा था वो अब नहीं चल सकता, क्योंकि माफियाओं की 1886 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इनके जमाने में 1 करोड़ की नहीं दिखाई जा सकती। हाँ, आम आदमी पार्टी अपना नए सिरे से कर रही है, वो अपना जो भी बदलना चाहते हैं कैरेक्टर, जिस भी प्रकार से बात करना चाहते हैं। अब ये समाजवादी पार्टी से गठबंधन की चर्चाएं, नई राजनीति है। याद करिए, ये आए थे ना नई राजनीति की बात करने के लिए, तो आने के साथ कांग्रेस से गठबंधन किए थे, और अब जो भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, घनघोर तुष्टीकरण की सिंबल मानी जाती है, प्रतीक मानी जाती है, उस पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो नई राजनीति में कितनी नवीनता थी। संजय सिंह जी, आप उपस्थिति अपनी वहां पर उत्तर प्रदेश में दर्ज कराने जा रहे हैं और नई राजनीति लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो एक डायनेस्टी चलीसा होता था। आपने कई बार, और अरविंद केजरीवाल ने कई बार 2013, 2012, 2014 में कहा कि हम पारिवारिक पार्टियों के साथ कभी कोई गठबंधन नहीं करेंगे, और खास करके वो पार्टियां जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और करप्शन में विश्वास रखती हैं। और मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी का नाम था उनकी लिस्ट में। तो आज क्या धर्म बदल गया है या कर्म बदल गया है? देखिए, पहली चीज तो यह कि भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें तो करप्शन पे, गुंडागर्दी पे, भ्रष्टाचार पे बात करने का नैतिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है। और इसीलिए इस चुनाव में भाजपा के पास ये बताने के लिए नहीं कि शिक्षा के लिए क्या किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, उद्योग धंधे के लिए क्या किया। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी इतनी बेबस पार्टी है कि इनके पास कोई नेता नहीं है जिसका नाम लेके चुनाव लड़ सके। ये पाकिस्तान के नेता के नाम पे, जिन्ना के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जिन्नावादी बनाम राष्ट्रवादी चुनाव होगा। तो भाई, जिन्नावादी कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर ने मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना की थी, उसके साथ मिलकर 3 राज्यों में सरकार बनाई आजादी के पहले, बंगाल में, सिंध प्रांत में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, और तीनों राज्यों में आरएसएस और हिंदू महासभा के मंत्री थे मुस्लिम लीग के साथ। और आजादी के बाद जिन्ना को प्रमाण पत्र किसने दिया? आडवाणी जी ने, जो देश के उप प्रधानमंत्री थे, के.एस. सुदर्शन जी ने, और जसवंत सिंह जी जो पूर्व विदेश मंत्री और इनके नेता थे। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल जिन्नावादी पार्टी है, आजादी से पहले, आजादी के बाद, और अब चुनाव लड़ने के लिए भी उत्तर प्रदेश के किसान गन्ना कर रहे हैं, और ये चुनाव में जिन्ना कर रहे हैं। इनके पास कोई नेता नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई बुनियादी सुधार इन्होंने किया नहीं जिसका जिक्र ये चुनाव में कर सके। तो इसलिए कम से कम भ्रष्टाचार के बारे में और एक अच्छी सरकार चलाने के बारे में कुछ भी कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने बड़े बड़े दावे जरूर किए, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, जल जीवन का मिशन हो, कोरोना की महामारी हो, कोई भी चीज इन्होंने छोड़ी नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ने किया हो। सुधांशु जी, जवाब दीजिए। देखिए, बड़ी मजेदार बात क्या है, आज ही अरविंद केजरीवाल जी आए टीवी पर, क्या बोले? अयोध्या को मैंने अपनी धर्म वाली यात्रा में शामिल किया है, और अब हम ये कह रहे हैं कि एक और अटेंडेंट भी ले जा सकता है बुजुर्ग साथ में, और ये मत डरिएगा कि जितने लोग अप्लाई करेंगे कम पड़ गए तो हम दूसरी, तीसरी, चौथी ट्रेन चलवाएंगे। आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे हैं और सवाल हमसे पूछ रहे हैं विकास का मुद्दा। जिन्ना इस चुनाव में कौन लाया? अखिलेश यादव जी। और इतना ही नहीं, उन्होंने महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल सबसे इक्वेट कर दिया जिन्ना को कि उन्होंने आजादी दिलाई। हम लाए क्या? अयोध्या राइजिंग किताब किसने लिखी? सलमान खुर्शीद ने। किसने कहा श्री राम का नाम लेने वाले निशाचर होते हैं? राशिद अल्वी ने। हिंदू और हिंदुत्व में व्याख्या किसने की? राहुल गांधी ने। और उसके बाद संजय जी, आपको कहां से नजर आ रहा है कि यह प्रश्न हम ला रहे हैं?
हम तो सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। जहां तक गन्ना की बात है तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि 10 साल के सपा बसपा के शासनकाल में 90,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान हुआ था। हमारे 4.5 साल में 1,43,000 करोड़ का भुगतान हुआ था। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, याद करिए जब कोरोना की प्रचंड लहर थी, आरटीआई निकला तो इन लोगों ने कितने का प्रचार किया था और ये कहते थे 1100 टन चाहिए ऑक्सीजन, और उत्तर प्रदेश 1400 टन पे, जो उससे 15-14 गुना बड़ा राज्य है दिल्ली से, वो 1400-1500 टन में काम चला रहा था। दिल्ली 1100 टन चाहिए थी और जब पहुंची तो इनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं थी। इसलिए हम सबको यह बात पता है कि कौन एक वास्तविक यथार्थपरक विकास करना चाहता है और कौन जो है केवल एक प्रचार प्रसार करके, फिर मैं कहना चाहता हूं, उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। मैं संजय सिंह जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्या अखिलेश यादव की लोग कहते हैं 10 लाख वाली साइकिल असली समाजवाद है इसलिए आप साथ जुड़ रहे हैं? क्या ओवैसी जी सेक्युलर इंडिया के प्रतीक हैं, आप इसीलिए उस गठबंधन में जा रहे हैं जहां ओवैसी जी भी जाना चाहते हैं? ये कौन सी नई राजनीति है जो आम आदमी पार्टी करना चाह रही है उत्तर प्रदेश में, जब वादे आपने किए थे? और मुझे याद है इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जहां से आपके शुरू हुई थी ये सारी आपकी जर्नी पॉलिटिक्स की, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में तो आप ये कहते थे कि हम ऐसा एक मंच बनाएंगे जहां पर इस तरह की राजनीति, जिसमें धर्म, जिसमें जाति, इसका कोई सरोकार ना हो, जिसमें करप्शन, जिसमें धोखाधड़ी, ये सब ना हो। तो अब ये कौन सी राजनीति होगी जिसमें समाजवाद 10 लाख साइकिल पर होता है और सेक्युलरिज्म अपनी पार्टी के नाम में मुसलमान डालने से होता है? देखिए, पहली बात तो अभी बड़ी खूबसूरती से सुधांशु जी बच के निकल गए और इन्होंने जवाब नहीं दिया मेरी बात का कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर मुस्लिम लीग और जिन्ना के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाए थे कि नहीं बनाए थे। इनके नेता आडवाणी जी ने जिन्ना की कब्र पर जाकर उनको मत्था टेका था कि नहीं टेका था और उनको धर्मनिरपेक्ष बताया था कि नहीं बताया था। जसवंत सिंह जी और के.एस. सुदर्शन ने महिमा मंडन किया था कि नहीं किया था जिन्ना का? इन सवालों का जवाब इन्होंने नहीं दिया। अब अयोध्या पर आ जाते हैं। अयोध्या पर दर्शन कराने की, तीर्थ यात्रा कराने की हमारी नीति हर राज्य में हम लोग उसको लागू कर रहे हैं और उसकी घोषणा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन मंदिर से, प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री राम के आदर्शों से भारतीय जनता पार्टी का कितना सरोकार है नाविका जी? मैं आपको बताना चाहता हूं 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में उत्तर प्रदेश के अंदर खरीदी गई 5 मिनट के अंदर। प्रभु श्री राम के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना का जिक्र कर रहे थे अभी सुधांशु जी, उत्तर प्रदेश में, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में तो नाविका जी आपके चैनल ने भी चलाया कि ऑक्सीजन की कमी, सारे टीवी चैनल्स चला रहे थे, सारे हॉस्पिटल के जो एमएस थे, बड़े बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। तो क्या करते एक मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी? लोगों को मरने के लिए छोड़ देते? उन्होंने दिल्ली की चिंता की और केंद्र सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने उनकी चिंता के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तो केंद्र सरकार को भी मजबूर होकर ऑक्सीजन देनी पड़ी। ऑक्सीजन कोई हमने अपने घर में नहीं रख ली, ऑक्सीजन से दिल्ली के लोगों की जान बचाने का काम किया, ऑक्सीजन उनका जीवन बचाने के लिए उपयोग किया। तो इसलिए अगर आप अयोध्या की बात करती हैं या धर्म की बात करती हैं, जाति की बात करती हैं, नफरत फैलाने की बात करती हैं, भ्रष्टाचार की बात करती हैं, तो इस सब में सारे कीर्तिमान तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, वो लड़ाई इसी बात के लिए है कि उत्तर प्रदेश को ऐसे कुशासन से मुक्ति चाहिए जहां प्रभात मिश्रा जैसे एक निर्दोष नौजवान को, 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे को फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया जाता है। तो संजय सिंह जी, आप कह रहे हैं कि थोड़ी भ्रष्टाचार चलेगी, ज्यादा भ्रष्टाचार से आपको परहेज है, यही कह रहे हैं ना सुधांशु जी? भ्रष्टाचार का समूल नाश होना चाहिए, भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करके ये लोग आए थे, मैं पूछ तो रहा हूं। कस्तूरबा में 9 करोड़ रुपए बच्चियों के नाम पर, खाने और स्टेशनरी के नाम पर उस वक्त निकाल लिया आदित्यनाथ जी की सरकार ने जब कोरोना काल में विद्यालय बंद थे। पूछे ना सवाल। यहां पर 1100 रुपए बच्चों को दिया जा रहा है, 2 ड्रेस खरीदने के लिए, एक जूता मोजा खरीदने के लिए, स्वेटर खरीदने के लिए, बस्ता खरीदने के लिए 1100 रुपए, और 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5000 में खुद खरीद रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार
किस शासन में हुआ है, मैं तो आपको प्रमाण सहित बता रहा हूं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। अच्छा, अब मैं इनका रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं। इन्होंने सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात कही और संवेदनशीलता की बात कही। तो हम सबको याद है कोरोना की सेकेंड वेव में जब आरटीआई लगा के पूछा गया तो सैकड़ों करोड़ रुपए इनकी सरकार ने सिर्फ अपने प्रचार में खर्च कर डाले और कह रहे थे पैसे नहीं है ऑक्सीजन के लिए। और याद करिए सबसे पहले इन्होंने खोला किस चीज की दुकानें थी? शराब की दुकानें, जिसको लेकर ठेलम ठेल हो गई थी। उसके बाद उन्होंने पुलिस से कहा कि साहब वहां पे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चाहिए। तो देखिए जनता से कितना सरोकार था कि कोविड के बाद सबसे पहले शराब की दुकानें खोली थी। और जिस समय ये कह रहे थे कि लोगों के पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, हम तो ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने में लगे थे, और ये सैकड़ों करोड़ रुपए अपने प्रचार में लगे हुए थे। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इनको नजर आता है कि जो पार्टी जिसके नेता मुलायम सिंह यादव जी, चलिए वो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट में उन पे मुकदमा चला अलग बात है। अरे भाई अभी गायत्री प्रजापति ऐसे विचित्र नेता हैं जो 10 साल के अंदर गरीबी की रेखा के नीचे से उठकर 150 करोड़ की व्यक्तिगत संपत्ति के मालिक हो गए। वो पार्टी आपको नई राजनीति की प्रतिनिधि नजर आती है। वह पार्टी आपको प्रतिनिधि नजर आती जो कहती मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, मुसलमानों के लिए 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। यह आपको सेकुलरिज्म के सुंदर संगीत के स्वर नजर आते हैं उसके अंदर। और जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ने बलात्कार के बाद यह कहा कि लड़कों से गलती हो जाया करती है, जिसके आजम खान ने बुलंदशहर रेप के बाद यह कहा कि यह तो पॉलिटिकल है और हाई कोर्ट की फटकार के बाद उनको वापस लेना पड़ा अपना बयान, वो आपको अच्छी नई राजनीति नजर आती है। और इतना ही नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी तो साहब वो पार्टी है जिसने आतंकवाद के आरोपियों से समाजवादी पार्टी ने अपने मुकदमे वापस लिए। 2007 में लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी के अदालती परसरों में हुए धमाकों की वह आपको नई राजनीति नजर आती है। मुजफ्फरनगर के दंगों में एक ही समुदाय को हम सिर्फ मुआवजा देंगे, वह नई राजनीति नजर आती है। और अब आपको जिन्ना वाले पे भी जवाब देता हूं। जनाब आपने ये बात कही हमारा पार्टी के रूप में जन्म हुआ 1951 में और संघ का जन्म हुआ 1925 में, और 1916 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग मान ली गई। यानी जैसे आज लोगों को नहीं पता होगा, जैसे आज शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसके बाद मुसलमानों के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी कि मुसलमान ही वहां से एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा, और वही इलाके जाके पाकिस्तान बने। जनाब उस समय तो संघ का भी जन्म नहीं हुआ था। तो जिन्ना की मानसिकता और जिन्ना की व्यवहारिकता जिन पार्टियों ने खड़ी की वो आपको सही लगने लगे। इसलिए मैं कह रहा हूं इतिहास हो या वर्तमान या भविष्य हो या प्रचार, सब में किसका क्या चरित्र है अब यह पूरी तरीके से उजागर होकर जनता के सामने। बस उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है शुरू अब हुई है। सारी पार्टियां एक तरफ समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाती हुई नजर आ रही हैं। क्या नंबर, क्या कास्ट कॉम्बिनेशन जिताएगा ये चुनाव, या बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का काम बोलेगा उत्तर प्रदेश में? कहते हैं ना दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर तो बाकी है, लेकिन प्रमोद कृष्णम जी, सवाल यह है कि सब लोग यूपी के एक लड़के के पास जा रहे हैं और वो है अखिलेश यादव। आम आदमी पार्टी हो या जयंत चौधरी हो आरएलडी के, या ओवैसी जी हो, सबकी बात हो रही है अखिलेश के घर पे दस्तक। प्रियंका गांधी वाड्रा जी अपना वहां काफिला लेकर निकली हैं, लेकिन कोई पार्टी कांग्रेस के पास नहीं आ रही। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका नहीं है? नाविका जी देखिए, नेताओं के मिलने से सत्ता नहीं मिलती। अगर नेताओं के मिलने से सत्ता मिलती तो 2017 में कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव जी की पार्टी मिले, यानी आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी मिले, और अखिलेश यादव जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे। और मुझे लगता है कि दोनों का जो वोट बैंक था वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन दोनों का घट गया। ऐसे ही जब 2019 का चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव जी और मायावती जी मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा के चुनावों में 2019 में भी सफलता नहीं मिली। ऐसे ही 1996 में कांग्रेस पार्टी और मायावती जी मिले,
और 125 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी और लगभग 300 सीट पे मायावती जी की पार्टी लड़ी थी, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो मैं समझता हूं कि नीयत क्या है हमारे गठबंधन की, यानी कि गठबंधन हम किस नीयत से करना चाहते हैं। क्या जनहित में करना चाहते हैं, सैद्धांतिक करना चाहते हैं, या हम लोग सत्ता को पाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, इस 21वीं सदी में कोई भी इस जनता को मूर्ख नहीं बना सकता है। तो मैं अभी आपके कृष्णम जी मुझे एक बात समझा दीजिए, ये जो महाराष्ट्र में आपने गठबंधन बनाया है शिवसेना और एनसीपी के साथ, कांग्रेस पार्टी जो जाकर सत्ता में बैठ गई है, ये लालच से नहीं बैठी सत्ता के लिए, ये क्या वहां कीर्तन करने गई थी? ये एक सैद्धांतिक फैसला था जिसकी वजह से शिवसेना के साथ, जिसको आप बरसों तक एक कम्युनल पार्टी कहते रहे, उनके साथ बैठ गई। तो इस गठबंधन के पास आप के बारे में आपका ये विचार, उस गठबंधन के बारे में भी थोड़ा विचार बता दें। हाँ, देखिए, प्री पोल्ड अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस, जब जनता वोट दे देती है और जनता वोट देने के बाद में सरकार बनाने के लिए वोट देती है, लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार में बाधा आ जाती है सरकार चलाने में, तो उसमें गठबंधन करना और प्री पोल अलायंस करना वो दोनों अलग अलग विषय हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना मिलकर चुनाव नहीं लड़े, शिवसेना और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़े और उनको मैंडेट भी मिला, लेकिन दोनों में ना इत्तफाकी हुई, दोनों में टकराव हुआ। तो उस समय प्रदेश की जनता पर नए इलेक्शन का बोझ ना पड़े, और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इंडिकेशंस जा रहे थे गवर्नर को कि सरकार को भंग कर दिया जाए, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी में चल नहीं रही थी, इसीलिए सुबह के 4 बजे गवर्नर ने अजीत पवार जी को तोड़ के उनको शपथ दिला दी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन रहा था। वो उस गठबंधन से इस प्री पोल गठबंधन का जो तुलना है वो करना ठीक नहीं है। मैं बड़ा फेयर एनालिसिस करना चाहता हूँ, मैं अपने विचार आपको रखना चाहता हूँ। अभी सुधांशु जी और संजय सिंह जी की बात हो रही थी, तो मैं सुधांशु जी से सैद्धांतिक रूप से कहीं ना कहीं सहमत हूं कि एक आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स होनी चाहिए देश में, जिसका अभाव हो गया है। और उसका परिणाम ये आया है, उसका नतीजा ये आया है कि लोगों का विश्वास पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से उठता जा रहा है। नेताओं का जो सम्मान 30 साल पहले, 40 साल पहले, 25 साल पहले देश में था, गांव-गांव था, वो अब कम होता जा रहा है। लोग नेताओं की बातों पर विश्वास नहीं करते। उसमें कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल मुझे जम रही है कि भाई समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा करप्ट तो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी बताती थी, कांग्रेस को भी बताती थी, और अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये कहा था भाई हम कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे, उनका समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन समर्थन लिया एक बात। फिर उन्होंने कहा था मैं एक बार जब चुनाव हुआ कि मैं बस दिल्ली में जीत जाऊं, दिल्ली से बाहर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन वो दिल्ली से बाहर गए। मैं ये नहीं कह रहा उन्हें नहीं जाना चाहिए, उन्हें अपनी पार्टी का विस्तार करने का पूरा हक है। तो सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलते हैं तो जो पुराने कमिटमेंट थे, पुराने अनाउंसमेंट थे, संकल्प थे, वचन थे, वादे थे, वो तो सब धूल में मिल गए। ऐसे ही दूसरा पक्ष आता है असुद्दीन ओवैसी साहब का। भाई ओवैसी साहब की पार्टी एवरीबॉडी नोज कि वो एक धार्मिक आधार पर बनी हुई एक पार्टी है। तो अगर समाजवादी पार्टी और राजभर और ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी ये मिलते हैं तो इनके सिद्धांतों का क्या होगा? समाजवादी पार्टी कहती है हम सेकुलर पार्टी हैं, लेकिन ओवैसी जी की पार्टी को तो लोग हिंदुस्तान की जनता सेकुलर नहीं मानती, वो तो धर्म के आधार पर बनी हुई पार्टी है। आदिल साहब, तो ऐसे ही आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं या नहीं? मुस्लिम वोट को बचाना है या छोड़ देना है? हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी महोदय ने साफ साफ कहा कि अभी समाजवादी पार्टी से कोई बात नहीं चली है, कोई बात नहीं हुई है। वहां पर हम लोग के प्रभारी भी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी है। ओवैसी जी ने ना मना किया है, ओवैसी जी ने ना मना किया है और सिर्फ इतना कहा है कि कल बोलूंगा। और ऊपर से राजभर जी जो कल तक ओवैसी जी की बाह में बाह डालकर घूम रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं इन दोनों का हो चुका है और मैं ही बातचीत करवा रहा हूं। नहीं, और राजभर भी दोस्त नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ, आचार्य जी को एक बात बताते कि यूपीए 1 में भी हम साथ थे, यूपीए 2 में भी साथ थे। तो उस वक्त शायद आचार्य जी कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, इसलिए शायद जानकारी नहीं है कि एमआईएम उस वक्त बहुत सेकुलर थी।
न्यूक्लियर डील में अगर सबसे ज्यादा कोई माइनॉरिटी की तरफ से वकालत किया था, उनका नाम बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब था। जब तेलंगाना में सरकार बचाना था किरण रेड्डी का, तो वही एमआईएम खड़ी थी। रोसैया जी को चीफ मिनिस्टर बनाने में हम थे। उसके बाद उस वक्त सब कुछ ठीक था, क्योंकि इनको जब जरूरत पड़ती है तो ये शिवसेना के साथ चले जाते हैं, जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो किसी और के साथ चले जाएंगे। ये कांग्रेस का और बीजेपी का इतिहास है। जैसे बीजेपी कश्मीर में पीडीपी के साथ चली गई थी अलायंस में, क्योंकि सत्ता चाहिए था। बिहार में नीतीश कुमार के साथ खिलाफ में चुनाव लड़े थे, फिर नीतीश जी के साथ गोदी में बैठ गए। नीतीश जी ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में, आरएसएस में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर बीजेपी रातों रात चली जाती है। तो इन लोग जो करे सब कुछ सही है। एमआईएम अगर एंटी बीजेपी मूवमेंट की पार्ट बनना चाहती है और चाहती है कि देश में ऐसी सरकार बने जो अहंकारी उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बने, वो अहंकार कम, पब्लिक को निजात मिले, आम इंसान को महंगाई पे चर्चा हो, आम इंसान को पेट्रोल डीजल पे चर्चा हो, रोजगार मिले, इंसाफ की बात हो, तब दिक्कत क्यों होता है? आचार्य जी आप पता कर लीजिए कांग्रेस पार्टी के साथ हम कब आचार्य जी और कांग्रेस ने क्या जीवीएल कहा। नरसिम्हा राव के पास जाने से पहले आचार्य जी आप जवाब दें। एक चीज और, आदिल साहब इंदिरा गांधी भी दारुस्सलाम आई थी 1977 में। इंदिरा गांधी जी भी दारुस्सलाम आई थी। वहां पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में एक लोकसभा चुनाव लड़ना था, तो इंदिरा जी भी दारुस्सलाम आई थी, जो एमआईएम का हेडक्वार्टर है, और उन्होंने मदद मांगी थी और उसके बाद वो सीट जाके बाई इलेक्शन में लोग जीते थे। ये एमआईएम का इतिहास है। एमआईएम हमेशा मदद के लिए खड़ी रहती है, लेकिन लोग को जरूरत जब लगता है खत्म, तो अब सेकुलर तो आप मदद के लिए खड़े रहते हैं, कभी बीजेपी के साथ, तो कभी कांग्रेस के साथ, तो कभी समाजवादी पार्टी के साथ। आप मदद के लिए खड़े रहते हैं। किसकी मदद? जनता की, कि अपनी? ये बात तो जनता तय करेगी। लेकिन हम आज तक सत्ता में नहीं रहे हैं, सत्ता में हम नहीं रहे, और बीजेपी नहीं, तो यूपीए सरकार को जब आप सपोर्ट कर रहे थे तो यूपीए की सत्ता थी ना। यूपीए के सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं थी, वो एक कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी था। यूपीए सिर्फ कांग्रेस की नहीं थी, कांग्रेस उसको हेड की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब किए थे, इसलिए हम उनके साथ थे। और टीएमपी बड़े सिद्धांत है आपके। आचार्य जी आपको काउंटर कर रहे हैं। आचार्य जी नहीं, नाविका जी, मैं किसी को काउंटर नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य के ऊपर बात कर रहा हूं, तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि एआईएमआईएम को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव जी ने और उनके तमाम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने ये 50 बार चैनल्स पे बोला है, और रोज बोलते हैं, बल्कि हजारों बार, सैकड़ों बार बोला है कि एआईएमआईएम जो है वो बीजेपी की बी टीम है। ये तो समाजवादी पार्टी बोल रही है। अब समाजवादी पार्टी किस मुंह से एआईएमआईएम से समझौता करेगी? दूसरा सवाल यह है कि मान लीजिएगा कोई कहता है जी मैं हिंदू महासभा हूं, तो मैं क्या उसे सेकुलर पार्टी मान सकता हूं जिसमें है कि हिंदू महासभा? तो ऐसे ही एआईएमआईएम में रिलीजन का पुट है, जैसे मुस्लिम लीग, तो जो सत्य है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर एआईएमआईएम की मदद ले ली, या मुस्लिम लीग की मदद ले ली, या भाजपा ने महबूबा मुफ्ती की मदद ले ली, तो वो सत्य बदल जाएगा। वो सत्य नहीं बदलता है। सच ये है कि देश की जनता ये मानती है कि एआईएमआईएम चुनाव है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच लड़ रही है एआईएमआईएम और कांग्रेस पार्टी। ये कैसा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? अगर बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि वोट डिवाइडेड रहेगा, ओवैसी भी मुस्लिम वोट खींचेंगे, समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम वोट खींचेगी, तो दोनों में डिवीजन हो जाएगा, तो शायद बीजेपी का फायदा हो जाए। अब कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है क्या? नाविका जी, आपको, दर्शकों को नमस्कार। ऑडियो खराब है, इसलिए बीच में न टोकिएगा, मैं जल्द समाप्त करूंगा। देखिए, हम एक बहुत ही पॉजिटिव एजेंडा पर, हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर, योगी जी के 5 साल के सत्ता सरकार, मोदी जी के 7 साल के सरकार, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ, जिस प्रकार हमने कानून व्यवस्था को पहली बार कई दशकों के बाद कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की, और गुंडा राज को जो सपा के कार्यकाल में प्रदेश की जनता जानती थी ये गुंडा राज की सरकार थी, उसको खत्म करने में बहुत सफल रही है ये सरकार। तो इसलिए हम अपने दम पर, अपने बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। किसकी वोट कट रहा है, किसकी वोट का विभाजन हो रहा है, इसको लेकर हमारी कोई रणनीति है ही नहीं। और जो दल जिस प्रकार सपा जिस प्रकार हर छोटे दल से गठबंधन करने की जो कोशिश कर रही है, ये अपने आप
वो इस बात का इजहार कर रहे हैं, ये अपने आप ये बता रहे हैं कि हम कमजोर हैं। प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा योगी जी के नेतृत्व में एक बड़ी जीत हासिल करने वाली है। हमको रोकने के लिए कई प्रयास पहले भी हुए थे, ये कोई नई बात नहीं है। 2019 में जो प्रमुख विरोधी दल, प्रमुख विपक्षी दल सपा और बसपा, जिनकी वोट शेयर को आप कागज पर जोड़ के देखते हैं तो हमसे ज्यादा था, काफी ज्यादा था। ऐसे दलों को हमने किस प्रकार लोकसभा चुनाव में हमने उनके हाथ हार दिया, जिस प्रकार हमने बड़ी जीत हासिल की, ये प्रदेश की जनता इससे वाकिफ है। तो इसलिए सपा के कैंप में, अखिलेश यादव के मन में बहुत बड़ा भय, इन गठबंधन की जो चर्चाओं से यही बात पता चलता है कि वो केवल और केवल अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई चुनाव जीतने की न उनकी कल्पना है, न प्रदेश की जनता ऐसा कोई पॉसिबिलिटी देखती है। बीजेपी पिछले बार की तरह एक बड़ी जीत हासिल करके फिर एक बार योगी जी के नेतृत्व में बड़ी सरकार बनाने वाली है। इससे हमें कोई, ये उनकी एक्चुअली कैंप के अंदर जो भय है, ये भय को जताने वाली ये गतिविधियां हैं और कुछ नहीं। डॉक्टर अजीज खान, यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है और आज शिशिर का सवाल भोपाल से यह है कि अखिलेश जी राहुल गांधी से गठबंधन किए, नतीजा देख लिया, मायावती जी से गठबंधन किए, नतीजा देख लिया, इस बार सब मिल जाएं, नतीजा तीसरी बार भी देख लेंगे। ये शिशिर पूछ रहे हैं भोपाल से। हेमंत निगम लखनऊ से पूछ रहे हैं, अखिलेश को 2017 में सब करके देख लिया, वो बेहद घबराए हुए हैं। जब बीएसपी एसपी मिलकर नहीं हरा पाई बीजेपी को, तो क्या अकेले हरा पाएंगे? पिछली बार चेहरा नहीं था, इस बार तो चेहरा भी है, काम भी है। और सवाल आज पब्लिक का यही है कि इतना जो आप जोड़ तोड़ गठबंधन कर रहे हैं, आपका अपना कॉन्फिडेंस, अपना जमीन पर जोर नहीं है? देखिए नाविका जी, बीजेपी जोड़ तोड़ करे, गठबंधन करे, 43 पार्टियों को अपने साथ मिला ले, तो वो मजबूत है, वो ठीक काम कर रही है। समाजवादी पार्टी जो दलित है, वंचित है, शोषित है, जिनकी लड़ाई छोटी छोटी पार्टियां लड़ रही हैं, उनको अगर अपने साथ मिला ले तो समाजवादी पार्टी कमजोर है। ये परसेप्शन देखिए, ये विचारधारा देखिए। एक बात, अभी मैं जीवीएल साहब को सुन रहा था, बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह गई। साहब, इतने यूनिवर्सिटीज बन गए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन गए, कितने हॉस्पिटल्स बन गए, तमाम उद्घाटन हुआ, साहब प्लास्टर तक नहीं हुआ, तमाम बिल्कुल विकास की गंगा बह गई। ये बताने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही। एक बात, कानून व्यवस्था कह रहे थे चरम पर है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम पर है। 5 साल के एक लड़के को दिखाया जा रहा है कानून व्यवस्था के नाम पे कि 2 फीट की हाइट से वो आत्महत्या कर लिया उसने। ये कानून व्यवस्था है। एक व्यापारी को गोरखपुर में वसूली को लेकर के पुलिस मार देती है, कानून व्यवस्था है। हाथरस में एक दलित बेटी को रेप किया गया पहले, उसके बाद आपके पुलिस अधिकारी कह रहे हैं साहब उसको रेप नहीं किया गया। जब सीबीआई रिपोर्ट आती है तो उसमें आता है कि 4 लोगों ने रेप किया, उसको रात के अंधेरे में पेट्रोल डालकर जला दिया गया। यह है कानून व्यवस्था आपका। यह कानून व्यवस्था की आगरा में एक वाल्मीकि समाज के एक नवयुवक को पुलिस पकड़ती है और कस्टडी में लेकर के उसको मार देती है। यह है आपका कानून व्यवस्था। यह है कि जो किसान जो बेबस है, लाचार है, मजबूर है, उसको कुचल देती है आपकी सरकार, आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके लोग कुचल देते हैं। आपका कानून व्यवस्था है। कहां कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं आप? एक बात आप समझ लीजिए पूरी बात। देखिए, उत्तर प्रदेश में 4.5 साल पहले आप बड़े नेता हैं, आप जैसे और भी कई सारे नेता उत्तर प्रदेश में उन लोगों ने दौरा किया था। माननीय मोदी जी ने दौरा किया, अमित शाह जी ने दौरा किया। लोगों को बहुत भरोसा हुआ, लोग बड़ी उम्मीद के साथ आपको वोट दिए थे। लोगों को लगा था विकास की गंगा बहेगी, उत्तर प्रदेश में बदलाव आएगा। आपने इसको 20 साल पीछे ढकेल दिया। क्या स्थिति पैदा हुई? कोरोना काल में क्या स्थितियां रही? साहब, 800 का सिलेंडर 80,000 में बिका है। लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिले, बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिला, लाशें गंगा में तैरी हैं। लाशों को छिपाने के लिए वहां पर क्या लगाया गया आपको पता है? 3 शेड लगाया जा रहा था। यह स्थितियां पैदा हो गई। आप कह रहे विकास की गंगा बह गई। हमारे मुख्यमंत्री महोदय यहाँ की जनता को बेबस और लाचार छोड़ करके वो पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ने चले गए, वहां चुनाव लड़ाने चले गए। 17 बार माननीय मोदी जी बंगाल में चुनाव
प्रचार के लिए गए, अपने लोकसभा क्षेत्र में एक बार भी नहीं आए। ये है आपका व्यवस्था, ये है जनता के लिए आपका प्यार। एक बात आप समझिए, जवाब दीजिए। और यही सवाल जयप्रसाद झा दरभंगा बिहार से पूछ रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, उनका कहना है मेरा सवाल बीजेपी से है, पिछली बार बीजेपी ने जब 20 से अधिक पार्टी को साथ लिया तो वो सोशल इंजीनियरिंग थी। अगर अखिलेश संवैधानिक तरीके से छोटी पार्टियों के साथ लाएं तो ये गलत कैसे हो गया? सही बात है, राजभर आपके साथ थे, संजय निषाद आपके साथ थे, अपना दल आपके साथ था, तो तब ये गठबंधन घबराहट नहीं दिखा रहा था, अब घबराहट दिखा रहा है। नाविका जी, हम कोई सोशल इंजीनियरिंग पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं, हमारी सोशल इंजीनियरिंग, यदि उस शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं, उस सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला का नाम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सभी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, खासकर गरीब जनता के लिए पिछले 5 साल में जो विकास हुआ, इसकी ये कोई मेरा राजनीतिक दावा नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता आज कह रही है। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे साथी कुछ कह रहे थे कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री, एक बता रहा हूं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 14.2 करोड़ परिवारों को, जनता को, 14.2 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्त में राशन दिया गया पिछले साल कोरोना के समय। इस साल अप्रैल से लेकर इस महीने तक, और आज उसको 4 महीना और एक्सटेंड किया है, मुफ्त अनाज देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत 1.47 करोड़, 1,47,00,000 घरों को मुफ्त में दिया गया उज्ज्वला कनेक्शन। ये हमारे काम बोल रहा है, इसलिए हम जीत रहे हैं चुनाव। हम किसी और फॉर्मूला के तहत चुनाव नहीं जीतते हैं उत्तर प्रदेश में। फॉर्मूला के तहत हम 2019 में हमें 10 सीट नहीं मिलना चाहिए था। आपकी जो गणित, जो सोशल इंजीनियरिंग गणित, कास्ट अरिथमेटिक, यदि उस आधार पर चुनाव होता, हमें 2019 में कोई सवाल ही नहीं होता इतने सीट मिलने का, क्योंकि जनता जाति से उठकर विकास के नाम पर, योग्य नेतृत्व के नाम पर माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को देखकर वोट दे रही है। तो इसलिए ये पुरानी आपकी जो घिसा पिटा जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, केवल और केवल जाति आधारित राजनीति, ये आज नहीं चलने वाली है। प्रधानमंत्री किसान, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2,43,00,000 2.43 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपया दे रहे हैं। मैं खुद जानता हूं 2,43,00,000 एक स्टेट के लिए बहुत बड़ी संख्या होती है। ये देश में हम जितना लोगों को मदद दे रहे हैं उसमें 1/5 आंकड़े वर्सेस केवल उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। तो इसके अलावा कहर सिंह जी पूछ रहे हैं, और उनका सवाल ये है कि कल तक अखिलेश यादव कह रहे थे 400 सीटें जीतेंगे, आज 100 सीटें बांट रहे हैं छोटी पार्टियों को, तो बाकी में क्या 100% सीट जीत जाएंगे? विकास केवल और केवल मुझे नरसिम्हा इनका जवाब देने दे प्लीज। इन्होंने तमाम स्कीमों के नाम बताए, इन्होंने ये नहीं बताया। अब सर मुझे मौका दे, इन्होंने ये नहीं बताया। सर इनको रोकिए, मैम इनको रोकिए पहले। देखिए, इन्होंने ये नहीं बताया कि मोदी जी ने अब तक 1768 प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बहुत कुछ जानकारी सर मुझे मौका दे, आपने अपनी बात कह ली, मुझे मौका दे। हो रहा है सर मुझे मौका दे। आपके जमाने में, आपके जमाने में ये क्या स्थिति था? आज 27 डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल स्कीम के तहत केंद्र के सहायता से लगभग हर जिले में आज मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है। हाईवेज की डेवलपमेंट केवल 7,600 किलोमीटर, ये लंबी फहरिस्त लिस्ट है, आप भिजवा दीजिए व्हाट्सएप पे, नहीं तो हम आप दोनों के नंबर एक्सचेंज कर देंगे। लेकिन डॉक्टर अजीज खान कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट रिबट करने का समय देते हैं, 30 सेकेंड। डॉक्टर अजीज खान 10 सेकेंड मैं 10 सेकेंड में बात कंप्लीट करूंगा। मोदी जी ने 1768 प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 925 ऐसे थे जो जमीन पे नहीं उतरे, और 479 प्रोजेक्ट जो स्टार्ट भी हुए, बहुत देर से स्टार्ट हुए, उसमें 4.4 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगा। एक बात। दूसरी बात, मोदी जी ने जो भी स्कीम लॉन्च किए हैं उनके वेबसाइट पर जाइए,
1,86,000 कंप्लेन अभी भी शिकायत दर्ज है। आप देखिएगा, वेबसाइट पे देखिएगा। आयुष्मान का लक्ष्य आपका 50 करोड़ का था, लेकिन अभी तक आप 1 करोड़ तक नहीं पहुंचे हैं। इसके लिए इंडिया की यही स्थिति है। 54,000 लोगों ने उस पर कंप्लेन किया है कि साहब वो हमें हासिल नहीं हो पा रहा है। मेक इन इंडिया आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको आप देखिए, मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट के लिए 3 करोड़ 80 लाख लोग उससे बेरोजगार हो गए, उनको रोजगार नहीं मिला। तो प्रमोद कृष्णन जी, आचार्य जी, यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी आंकड़ों के फेर में सिमट गई है। कोई अपनी डेवलपमेंट और विकास बता रहा है, कोई अपने पार्टियां बता रहा है। मुझे ये बताइए, प्रियंका जी के साथ कितने लोग जाएंगे? देखिए, चुनाव से पहले सारी पार्टियां ये कहने का हक रखती हैं कि हमारी सरकार बन रही है। मैं भी कह सकता हूं कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन सवाल इस बात का, सरकार तब बनती है जब प्रदेश की जनता वोट देती है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिएगा। हमने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हराया, हमने राजस्थान में बीजेपी से सत्ता छीनी, हमने पंजाब से अकाली दल और बीजेपी से सत्ता छीनी, हमने मध्य प्रदेश में बीजेपी से सत्ता छीनी, हम उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सेवा की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये कैसे होगा अगर उत्तर प्रदेश की जनता, देखिए उत्तर प्रदेश में नाविका जी दो तरह का, एक तरह से दो तरह की सूरतें हैं चुनाव की। एक है जो योगी जी को दोबारा लाना चाहते हैं और एक है जो योगी जी को किसी भी कीमत पर हटाना चाहते हैं। ये जीवीएल नरसिम्हा राव जी कह रहे थे हम सोशल इंजीनियरिंग की बात नहीं करते, बिल्कुल मैं सहमत हूं। ये सोशल इंजीनियर नहीं है, ये तो रिलीजियस इंजीनियरिंग के मास्टर हैं। तो रिलीजियस इंजीनियर से सोशल इंजीनियर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सोशल इंजीनियरिंग जीतेगी कि रिलीजियस इंजीनियरिंग जीतेगी, ये बात तो जनता ही तय करेगी। लेकिन बात ये सही है कि जो लोग कहते हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं लड़ते, हम सेवा के लिए लड़ते हैं, वो उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व खो चुके हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार बनाई, उसके फैक्ट आपके सामने हैं। सत्ता के लिए नहीं किया था तो किसके लिए किया था कांग्रेस पार्टी ने? समाजवादी पार्टी कल तक 400 सीटों पर लड़ने वाली थी, आज एक दिन में 4 पार्टियां अपने साथ ले रही है। तो ये क्या कॉन्फिडेंस की लड़ाई है? और बीजेपी जो वोट डिवीजन के बेसिस पर सोच रही थी कि उनकी रेलगाड़ी आगे निकल जाएगी या जेवर एयरपोर्ट पर अब प्लेन लैंड कर जाएगा, आज उनके लिए एक चुनौती है। लेकिन योगी वर्सेस ऑल, ये किसके लिए क्या साबित करेगा, ये तो सिर्फ पब्लिक बताएगी जब वोट देगी। इसीलिए हम उठाते हैं पब्लिक के सवाल, क्योंकि ये शो है आपका, यानी कि पब्लिक का सवाल पब्लिक का। पर आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। कल फिर आऊंगी आप ही के सवाल लेकर और मांगूंगी जवाब नेताओं से जो आपको जवाबदेही में कई बार आनाकानी करते हैं।